समेटा है हमने साहित्य के हिस्सों को, आपके मेरे मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं छाया वर्मा आज कथा कस्तूरी पर आपको सुनाने आई हूँ सार्थक कहानियाँ के प्रतियोगिता की विजेता कहानियों की श्रृंखला में से एक कहानी, जिसका शीर्षक है जिंदगी के रंग और लेखिका है ऋतु अग्रवाल। माँ, इधर आओ ना। मंजरी ने पूरे घर में शोर मचा रखा था। क्या बात है, पूरा घर सिर पर उठा रखा है। आशा साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई बाहर आई तो मंजरी ने उसे पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। अरे रुक ना, मुझे गिराएगी क्या पगली? आशा ने मंजरी को डपटा तो मंजरी ने आशा की आंखों पर हाथ रख दिया और बाहर की ओर ले जाने लगी। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी, आशा बड़बड़ाई। माँ देखो, हमारी पहली कार। आशा की आंखों पर से हाथ हटाकर मंजरी खुशी से ताली बजाने लगी। मंजरी बेटा, ये गाड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी। आशा विस्फारित नेत्रों से कभी कार को और कभी मंजरी को देख रही थी। माँ, ये आपकी ही मेहनत का नतीजा है। मुझे आज भी याद है कि कैसे पापा की मौत के बाद ताऊ जी और ताई जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था और पापा का हिस्सा भी हड़प लिया था। वो तो मामा और मामी ने हमें आसरा दिया, वरना हम सब सड़कों पर ठोकरें खाते रहते। दो परिवारों का भार वहन करने में जब मामा असमर्थ होने लगे तो कैसे रात रात भर जागकर आप और मामी साड़ियों पर फॉल टाक कर पैसे इकट्ठे किया करते थे ताकि हम बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल सके। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं वकालत पढ़ूंगी और ताऊ जी से अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। पर समय के साथ बदला लेने की मेरी वो कुंठा समाज के लिए कुछ करने में बदल गई। बस अपनी पढ़ाई और समाज की सेवा, यही मेरे दो उद्देश्य रह गए थे। आपकी और मामी की कर्मठता देखकर हम सभी भाई बहन भी लगन से अपने उद्देश्य को पाने में के लिए संघर्षरत रहे और ये सब हमारे प्रयत्न का ही फल है कि हमारे दरवाजे पर हमारी खुद की कार खड़ी है। मंजरी ने माँ का हाथ थामकर कहा, चलो माँ, कार में बैठ जाओ, मुझे आपको कहीं लेकर जाना है। मामी, आप भी आ जाओ। मंजरी ड्राइविंग सीट पर बैठती हुई बोली। पर कहाँ? आशा ने पूछा तो मंजरी ने उसे कार में बैठने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में कार एक वृद्धाश्रम के सामने रुकी। आशा जानती थी कि मंजरी समाज सेवा करती है तो ऐसी जगह पर वो आती जाती रहती थी। नई कार की खुशी में मंजरी वृद्धाश्रम में बांटने के लिए मिठाई लाई थी। मिठाई बांटते समय अचानक दो हाथों ने आशा के हाथ पकड़कर चूमना शुरू कर दिया तो आशा चौंक पड़ी। वो वृद्ध महिला से उसे कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। उसके पीछे खड़ा एक वृद्ध पुरुष भी उसे परिचित सा लगा। उन्हें पहचानते ही आशा को जोर का झटका लगा। ये तो उसके जेठ जेठानी थे। दीदी, आप यहाँ? आशा ने उन्हें गले से लगा लिया। आशा, मुझे माफ कर दे, हम अपने ही कर्म भुगत रहे हैं। देवर जी की मौत के बाद लोभ ने हमारी आंखें चौंधिया दी थी। हमने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा बल्कि तुम्हारा और बच्चों का हिस्सा भी हड़प लिया।
कुछ समय तो हम बड़े खुश रहे, पर धीरे धीरे हमारे बेटों ने सारे कारोबार पर अपना कब्जा कर लिया और हम दोनों को घर से निकाल दिया। कुछ दिनों तक हम सड़क पर भटकते रहे, फिर मंजरी बिटिया अपनी टीम के साथ हमें यहाँ लेकर आई। पहले तो हमने एक दूसरे को नहीं पहचाना, पर जब बातचीत हुई तो हमें अपने रिश्तों के बारे में पता चला। तब मंजरी बिटिया हमारी देखभाल कर रही है। महिला ने माफ़ी मांगते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। तूने बताया नहीं कि तू अपने ताऊ जी और ताई जी से मिल चुकी है और दोनों वृद्धाश्रम में हैं? आशा ने मंजरी से सवाल किया। हाँ माँ, ताऊ जी और ताई जी मुझे सड़क पर मिले थे, तब मैं उनको नहीं पहचान पाई थी। आपसी बातचीत के दौरान हमने एक दूसरे को पहचान लिया। मैं इन्हें घर भी ले जाना चाहती थी, पर ये इतने शर्मिंदा थे कि इन्होंने आपसे मिलने से मना कर दिया और तब से नियमित रूप से इनसे मिलने मैं आती हूँ। माँ, आपको याद है ना कि मैं इनसे बदला लेने की बात किया करती थी, पर इनकी हालत देखकर मुझे ईश्वर के न्याय पर भरोसा हो गया और धीरे धीरे मेरा मन शांत होता चला गया। अगर ताऊ जी और ताई जी हमारे साथ रहना चाहें तो मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी, मंजरी ने आशा को भरोसा दिलाया। नहीं बिटिया, हम अपनी करनी भुगत रहे हैं। यही तो जिंदगी के रंग है। जैसे रंग हम चुनेंगे, तस्वीर उसके अनुरूप ही तो बनेगी। तस्वीर तो बन चुकी है बेटा, जो अब बदली नहीं जा सकती। हमें गलती को स्वीकार करना ही होगा। टपकते आंसुओं को लेकर ताऊ जी और ताई जी अपने कमरे में चले गए। कहानी बस यहीं तक। मैं छाया वर्मा आपको सुना रही थी रितु अग्रवाल की कहानी जिंदगी के रंग। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार।